की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इटली का एकीकरण और साथ ही साथ जर्मनी का एकीकरण। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इटली का इतिहास देख लेते हैं, खासकर जो उसका राजधानी हुआ करता था रोम, उसका इतिहास देख लेते हैं। तो रोम का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। रोमन साम्राज्य का जो विकास हुआ था वो वहीं हुआ था। रोम जो था वो राजनीति का केंद्र कहा जाता था एक ज़माने में उसे। वो ना सिर्फ राजनीति का केंद्र था बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी बहुत आगे था। तो हम लोग कह सकते हैं कि रोम का एक अलग ही महत्व था पूरे यूरोप में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया रोम अपना गौरव खोता गया। फिर एक ऐसा टाइम आया जब 1815 ईस्वी में मेटरनिक ने कहा था पूरे इटली के बारे में, ना सिर्फ रोम के बारे में बल्कि पूरे इटली के बारे में उसने कहा कि इटली आज एक मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति बन के रह गया है। भौगोलिक अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? जो सिर्फ देखने का चीज़ होता है, उसके अंदर कोई जान नहीं होता। वैसा ही इटली के बारे में उसने कहा था। तो ये था इटली का इतिहास। अब हम लोग बात करते हैं इटली का एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिखरा हुआ है उसे जोड़ना। तो क्या इटली बिखरा हुआ था जिसे जोड़ने का नौबत था? तो बिल्कुल, इटली जो था वो बिखरा हुआ था। इटली का बिखराव हम लोग दो हिस्से में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे 1815 से पहले का इटली और एक पढ़ेंगे 1815 के बाद का इटली। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आइए देखते हैं उन पॉइंट्स को कि उनमें मैंने क्या क्या लिखा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1815 से पहले का इटली कैसा था। तो इटली जो था वो 4 हिस्से में बटा हुआ था 1815 से पहले। ठीक है, उत्तरी इटली जिसमें राजतंत्र था, एक था ऑस्ट्रिया के प्रभाव वाला इटली, तीसरा जो था वो था मध्य इटली मतलब कि बीच का इटली जिसपे पोप का कब्जा था। पोप मतलब जो चर्च था उसका। इसके अलावा जो दक्षिणी इटली था जिसमें कि नेपल्स और सिसिली के क्षेत्र आते थे, इस पे एक अलग ही राजतंत्र चल रहा था। तो टोटल 4 हिस्से में बटा हुआ था और ये चारों हिस्सा में जो लोग रहते थे वो विभिन्न वर्ग के थे, अलग अलग भाषाएं बोलते थे और अलग अलग प्रजातियां थी उनकी। अब बताओ, जिनका भाषा अलग है, जिनकी प्रजाति अलग है, वो लोग एक साथ कभी मिल के रहना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। तो मतलब ये था कि उसको एक साथ जोड़ना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन इन तमाम मुश्किलों के बावजूद भी 3 ऐसे राष्ट्रवादी वहां पैदा हुए। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वही 3, लेकिन 3 जो प्रमुख राष्ट्रवादी थे उन्होंने अथक प्रयास किया, कड़ा प्रयास किया और उनके प्रयास का नतीजा था कि 1870 ईस्वी में इटली का एकीकरण संभव हो पाया। ये तीनों कौन थे? मैंने यहाँ पे लिख रखा है उनके बारे में। इन तीनों का नाम है मेजिनी, काबूर और गैरीबाल्डी। इन तीनों ने अथाह मेहनत किया, एकदम हद कर दिया, तब जाकर के इटली का एकीकरण संभव हो पाया। अब देखिए बात करते हैं 1815 ईस्वी के बाद का इटली। अब आप लोग पूछ सकते हो कि सर 1815 इतना इंपॉर्टेंट कैसे है? तो 1815 इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है बच्चों क्योंकि 1815 से पहले इटली पर जो था ना वो नेपोलियन का कब्जा हो गया था। तो इन चारों पर एक साथ नेपोलियन कब्जा किए हुए था। इन मतलब 4 हिस्से में बटे हुए तो थे लेकिन कब्जा किसका था? सिर्फ एक इंसान का था, नेपोलियन का था। लेकिन 1815 ईस्वी में चूंकि नेपोलियन हार गया तो फिर से इन चारों पे अलग अलग लोगों का राज हो गया। ठीक है, तो 1815 इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो हुआ ये कि 1815 ईस्वी में इटली को विभिन्न खंडों में बांट दिया गया। जैसे कि 4 हिस्सा में पहले बटा हुआ था वैसे ही और खंड इसके बना दिए गए। कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया को मिला, कुछ हिस्सा फ्रांस को मिला, कुछ हिस्सा सार्डिनिया पिडमोंट को दे दिया गया और जो बीच का हिस्सा था वो पोप के कब्जे में फिर से आ गया। पोप का राज वहां फिर से चलने लगा। ठीक है, तो ये था इटली का भौगोलिक ये मतलब वातावरण कि कैसे उसको बांट दिया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि इटली के एकीकरण में बाधा क्या था, कौन कौन सी ऐसी चीज थी जो कि रुकावट थी, एक नहीं होने दे रहा था इटली को। तो सबसे पहला जो चीज था वो था भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब होता है कि बनावट, इटली का बनावट कुछ ऐसा था कि इटली 4 हिस्से में बटा हुआ था और जो बीच का हिस्सा था वो था पोप का। अब दक्षिणी इटली और उत्तरी इटली मिले तो कैसे मिले? बीच में तो पोप का राज्य है और पोप नहीं चाहता था कि हम इन दोनों के साथ मिलें, ये अपना एक अलग राज चाहता था। तो कोई इंसान बीच में रह करके अलग कैसे रह सकता है? और दक्षिण और उत्तर वाला अगर मिलना चाहे भी तो कैसे मिल सकता है? तो तुम लोग कहोगे सर पोप को क्यों नहीं मार पीट के भगा दे रहा था? तो पोप जो था वो धार्मिक इंसान था और कैथोलिक चर्च में था वो। ठीक है, तो पूरे यूरोप पर लगभग जितने भी मजबूत देश थे पूरे यूरोप में वो सब कैथोलिक मानने वाले थे, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे। तो अगर ये पोप पे कुछ करता तो पूरे यूरोप से इसके सपोर्ट में लोग आ जाते। तो ये लोग डरते थे पोप को कुछ करने से। तो सबसे पहला कारण जो था वो क्या था?
कि भौगोलिक स्थिति खराब था, बीच में पोप का राज था। अगर ये साइड में रहता तो ये लोग साइड साइड से बाकी सारे मिल जाते और इसको फिर बाद में देख लेते। दूसरा था कि पोप ना सिर्फ बीच में रुकावट पैदा कर रहा था, बल्कि वो चाहता था कि पूरे इटली का धार्मिक एकीकरण हो। मतलब वो चाहता था कि पूरा इटली एक धर्म को मानने वाला बन जाए और फिर पूरा इटली एक हो जाए। तो कभी भी ये संभव है कि कोई भी एक देश में सिर्फ एक धर्म के मानने वाले लोग हों? तो धार्मिक एकीकरण संभव नहीं था। अब पोप को कौन समझाता ये बात? वो समझ नहीं रहा था। वो चाहता था कि हम इटली को क्या करें, धार्मिक एकीकरण कर दें, धार्मिक एकीकरण में बांध दें। तो दूसरा ये कि पहला तो पोप जो ये किए हुए था, मतलब इसका जगह खराब था, दूसरा उसका सोच खराब था। तीसरा ये है कि कुछ हिस्सा ऑस्ट्रिया के कब्जे में था और कुछ हिस्सा फ्रांस के कब्जे में था। खास करके ये पोप वाला हिस्सा पोप को फ्रांस ही सपोर्ट किए हुए था, कह रहा था अगर आपको कोई कुछ करेगा तो हम हैं, आप बढ़िया से रहिए। तो मतलब ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये दोनों भी इटली के एकीकरण में रुकावट थे। अगला जो है रुकावट वो था कुलीनबर्ग, यानी कि पैसे वाले लोग। वो नहीं चाहते थे कि इटली एक हो जाए। तो इतने सारे रुकावट थे, लेकिन इतने सारे रुकावट के बावजूद कुछ ऐसे भी तत्व थे जो एक होने में सहायक सिद्ध हो रहे थे। सबसे पहला चीज राष्ट्रवाद का विकास हो रहा था। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि एकीकरण में सहायक तत्व कौन कौन से थे। तो सबसे पहला चीज राष्ट्रवादी भावना का विकास हो रहा था। दिन ब दिन लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। दूसरा, वहाँ के लोग काफ़ी एक्टिव हो गए थे। वो लोगों के बीच में जाते थे और अपने इतिहास को याद दिलाते थे कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली रहा है, आज हम कैसे मतलब अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, बाहरी लोग आकर के हम पे राज कर रहा है। ये सारा कुछ जाते थे तो लोगों को गुस्सा आता था। जब बड़े लोग उनको समझाते थे तो बड़ा गुस्सा आता था। और उन बड़े लोगों में कौन से लोग थे? तो वो लोग थे सांस्कृतिक लोग थे। इसके अलावा इतिहासकार थे जो इतिहास की बातें बताते थे, लेखक लोग थे, नाटककार लोग थे जो कि नाटक लिखते थे। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसी चीज़ें थी जो कि यहाँ एकीकरण में सहायक सिद्ध हो रहा था। जैसे कि कुछ ऐसे संगठन थे जो कि लड़ाई लड़ रहे थे। गुप्त संगठन बना हुआ था जिसमें प्रमुख था सबसे, वो था कार्बोनारी। 1810 ईस्वी में इस संगठन का स्थापना हुआ था और ये जो था वो मारपीट में विश्वास रखता था। ये चाहता था कि जो यहाँ पे कब्जा किए हुए हैं उसको हम मारपीट करके यहाँ से इटली से भगा दें और भगा करके पूरे इटली को एक कर दें। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो इटली के एकीकरण में सहायक थी। अब हम लोग बात करते हैं इटली के एकीकरण के नायकों की, मतलब कि जो हीरो थे वहाँ के, जिन्होंने इटली के एकीकरण में जी जान लगा दिया। तो जो सबसे पहला हीरो है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, नाम है उसका मेजिनी। इसको कहा जाता है कि ये इटली के एकीकरण का मसीहा है ना, जिसको पैगंबर भी कह सकते हैं। तो इटली के एकीकरण के मसीहा के रूप में हम लोग किसे जानते हैं? मेजिनी को। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल भी बनता है बच्चों कि इटली का मसीहा किसे कहा जाता है, या तो फिर एकीकरण का मसीहा किसे कहते हैं? तो मेजिनी को कहा जाता है। ये राजतंत्र का प्रबल विरोधी था। इसका कहना था कि किसी भी देश में राजतंत्र नहीं होना चाहिए, पब्लिक अपना राजा खुद चुने, ऐसा इसका सोच था। बात करते हैं इनके जन्म का। 1805 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था जेनोवा प्रांत के सार्डिनिया जगह में। ठीक है, यहाँ उनका जन्म हुआ था। जैसे जैसे ये बड़ा हुए वैसे वैसे इनमें क्रांतिकारी भावना भड़कती चली गई और ये धीरे धीरे एक पक्के राष्ट्रवादी बन गए। जब ये जवान हुए तो इन्होंने कार्बोनारी की सदस्यता ग्रहण कर ली। कार्बोनारी कौन सा? ये वाला संगठन जो कि मारने पीटने में विश्वास रखता था, तो उसकी सदस्यता ग्रहण कर लिया। ठीक है, और क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त हो गए, लड़ाई झगड़ा करने लगे। जो भी इटली को एक नहीं होने देना चाहते थे उनसे इनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई। इसके बाद एक घटना हुआ था, वो था नेपल्स में एक विद्रोह हुआ था। नेपल्स एक शहर है, वहाँ विद्रोह हुआ था 1821 ईस्वी में। तो इस विद्रोह को काफ़ी निर्दयता पूर्वक दबाया गया था। विद्रोहियों को मतलब कुछ को गोली मार दिया गया, कुछ को काट दिया गया, मतलब अजीब तरीके से एकदम डरा धमका करके सबको चुप करा दिया गया था। तो जिस तरीके से उनको चुप कराया गया था उससे मेजनी पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा और तब से उसने कहा कि ये इटली रहने के लायक नहीं है और वो काला कपड़ा पहनने लगा उसके विरोध में। तो उस दिन के बाद से, मतलब कि 1821 ईस्वी के बाद से, खास करके जो मतलब हम लोग कह सकते हैं एग्जैक्टली नेपल्स के विद्रोह के बाद से वो क्या करने लगा? काला वस्त्र पहनने लगा था। इसके बाद एक और विद्रोह हुआ, इसके ठीक तकरीबन 10 साल बाद 1830-31 का जो विद्रोह हुआ था उसमें ये खुलकर भाग लिया, खूब लड़ाई लड़ा मेजनी। और इसमें ये इतना लड़ाई लड़ा कि कहा नहीं जा सकता, लोगों की नज़रों में आ गया। तो सरकार की नज़र में भी आया होगा, सरकार की नज़र में पक्का आया और इटली का एकीकरण हुआ नहीं। ठीक है, सरकार फिर से जीत गया, विद्रोहियों को मार पीट के भगा दिया गया। तो मेजनी पकड़ा गया, इसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया कि अब तुम भाई जेल में रहो। तो जब ये जेल से छूटा
तो फिर ये विदेश में भाग गया, ठीक है। और विदेश भाग करके 1831 ईस्वी में यंग इटली नाम का एक संगठन बनाया। इसके अलावा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नाम का एक संगठन बनाया और इन संगठनों में हजारों युवा आकर के मतलब जुड़ गए और जुड़ने के बाद इटली के एकीकरण के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सारे के सारे राष्ट्रवादी थे। तो ये था मेजनी के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं काउंट काबूर के बारे में। कहा जाता है कि इटली के एकीकरण में जो दिमाग था वो इन्हीं का था। यही अपने दिमाग से इटली को एकीकृत कर पाए। जन्म का बात करें तो 1810 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ये मेजनी के जैसा नहीं था कि भाई वो राजा को पसंद नहीं करता था। ये बड़ा अलग इंसान था, दिमाग था इनके पास, ठीक है। इनका कहना था कि अगर इटली को एक करना है तो बिना किसी शक्तिशाली राजा के एक नहीं होगा। हमसे और आपसे मतलब लोग भागने वाले नहीं हैं। हम और आप डरा करके नहीं भगा सकते बाहरी लोगों को। ऑस्ट्रिया यहाँ से नहीं भागेगा, उसके पास सेना है, वो क्यों भागेगा हमसे? सेना के पास बंदूक है, तलवार है, हमारे पास सिर्फ हाथ है। तो हम हाथ से तलवार वाले को कैसे भगा सकते हैं, बंदूक वाले को कैसे भगा सकते हैं? तो अगर उनको भगाना है तो आपको भी एक सेना बनाना पड़ेगा। अब हम और आप तो सेना बना नहीं सकते, तो किसी का बना बनाया सेना का साथ दीजिए और उसके मदद से बाहरी लोगों को भगाइए, फिर हम लोग आपस में सुलट लेंगे मामला को। तो ये राजतंत्र का विरोधी नहीं था। ये कहता था कि राजतंत्र ठीक है, अगर राजा अच्छा हो तो ठीक है, राजतंत्र अच्छा है, हम राजतंत्र के सपोर्ट में हैं। और ये आदर्शवादी भी नहीं था। आदर्शवादी किसको कहते हैं? जिसके कुछ आदर्श हों, अपने कुछ उसूल हों कि हम इन उसूलों के खिलाफ नहीं जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे होता है ना, किसी का एक उसूल होता है हम औरतों पर हाथ नहीं उठाते, ऐसे नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ऐसा इसका कुछ मतलब बना बनाया उसूल नहीं था। ये यथार्थवादी था। यथार्थवादी का मतलब होता है जैसा जरूरत पड़े वैसा रिएक्शन देता था। यह इंसान दिमाग से खेलता था, ठीक है। तो 1810 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, बताए थे हम। और ये आर्थिक एवं सैनिक शक्ति को अनिवार्य मानता था। इसका कहना था कि बिना पैसे के और बिना सैनिक शक्ति के हम लोग इटली से किसी को बाहर नहीं भगा सकते। और इसके लिए अगर विदेश से सहायता मांगना पड़े ना तो मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा देश अगर सपोर्ट करना चाहता है तो सपोर्ट ले लो, पहले इसको भगाओ, बाद में उसको भी भगा देंगे। तो विदेशी सहायता से भी इसको इनकार नहीं था। मैंने बताया कि ये आदर्शवादी नहीं था बल्कि यथार्थवादी था, राजतंत्र का समर्थक था। 1850 ईस्वी में सार्डिनिया में एक नया राजा बना था जिसका नाम था विक्टर इमैनुएल। तो ये उसी का प्रधानमंत्री बन गया और प्रधानमंत्री बनने के बाद इसने बहुत से ऐसे काम किए जिससे कि इटली के लोगों में पैसा आया, मतलब उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, सैनिक भी ये मजबूत किया। और विक्टर इमैनुएल इंसान भी अच्छा था, तो इसको एक अच्छा राजा मिल गया जैसा कि ये चाहता था और ये उसका प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, प्रधानमंत्री भी बन गया। दोनों मिल के काम करने लगे और इन दोनों का बस एक ही लक्ष्य था, विक्टर इमैनुएल का भी और साथ ही साथ काउंट काबूर का भी, कि पूरे इटली को एक करके मानना है। तो ये था काउंट काबूर के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं गैरिबाल्डी के बारे में। गैरिबाल्डी का जन्म 1807 ईस्वी में नीस नाम का एक शहर था, वहाँ हुआ था। जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसके अंदर भी राष्ट्रवादी भावना पनपती चली गई। जितना बड़ा क्रांतिकारी मेजनी और काबूर था उतना ही बड़ा गैरिबाल्डी भी था। और गैरिबाल्डी जो था वो सैनिक था, वो लड़ने में भरोसा रखता था। मेजनी को अगर यहाँ पे इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है और काबूर को दिमाग कहा जाता है, तो गैरिबाल्डी को एकीकरण का तलवार कहा जाता है। लोग कहते हैं कि इटली को एक करने में गैरिबाल्डी के तलवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर गैरिबाल्डी नहीं होता तो इटली एक नहीं हो पाता। मतलब इसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी थी। ये ऐसा था कि किसी को भी लड़ने के लिए मतलब उकसा देता था, किसी के अंदर भी हिम्मत भर देता था, एक लीडर था। एक लड़ाई तो इसने ऐसा लड़ा था कि किसानों को लेकर लड़ गया था। लड़ने का काम किसका है? सैनिकों का। लेकिन ये किसान को लेकर लड़ गया था। तो सोचो किसान को कैसे ये तैयार किया होगा बोल बोल करके कि वो लड़ने के लिए तैयार हो गए होंगे। और ना सिर्फ उसको लेकर के लड़ा बल्कि जीत भी गया था। तो ऐसा इंसान था गैरिबाल्डी। तो जब ये बड़ा हुआ तो इसने यंग इटली का सदस्यता ग्रहण कर ली और ये मेजनी का मतलब बहुत बड़ा समर्थक था, मेजनी को बहुत मानने वाला था। और चूंकि ये क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त रहता था तो इसलिए एक बार ऐसा हुआ कि इसको फांसी का सजा सुना दिया गया। तो फांसी का सजा सुना दिया गया तो बस फांसी पड़ने ही वाला था कि ये जेल तोड़ करके भाग गया और विदेश भाग गया। जब वो वापस लौटा 1848 ईस्वी में तो इसको भी समझ में आ गया कि मेजनी जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते से इटली का एकीकरण संभव नहीं हो पाएगा। तो ये मेजनी को छोड़ दिया और काउंट काबूर के सानिध्य में आ गया, उसके साथ काम करने लगा। और फिर काउंट काबूर इसको मतलब दिमाग से बताता था कि तुमको ये करना है, वो अपने तलवार से उसको
पूरा कर देता था। तो इस तरीके से इन तीनों ने मिल करके इटली का एकीकरण संभव कर दिखाया। तो ये था इटली के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि एकीकरण हुआ कैसे कैसे और कब कब हुआ। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगली स्लाइड में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इटली के एकीकरण के प्रमुख चरणों का। ऐसे तो इटली का एकीकरण कुछ किताब में ऐसा दिया हुआ है कि 4 चरणों में हुआ और कुछ किताब में ऐसा दिया हुआ है कि 3 चरणों में हुआ। तो मैंने यहाँ पे 3 चरण में दिखाया है। जो 4 चरण है वो भी मैं बता देता हूँ। 1848 से पहले तक जितने भी प्रयास किए गए उसको प्रथम चरण कहा जाता है, जब अगर 4 चरणों में बात करेंगे तब। तो मैंने उसको इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा है क्योंकि 1848 तक जितने भी प्रयास किए गए उन सबको कुचल दिया गया, उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था ये इटली के एकीकरण से। तो मैंने यहाँ पे 3 चरण में लिखा है और पहला जो चरण है वो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि पहला चरण 1848 तक का तो बात छोड़ दीजिए। तो 1848 के बाद से सार्डिनिया के नेतृत्व में एकीकरण का प्रयास आरंभ हुआ। सार्डिनिया के नेतृत्व में क्यों भाई? तो वहां का राजा अच्छा था विक्टर इमैनुएल, और वहां का जो प्रधानमंत्री था कॉन्ट काबूर वो भी अच्छा इंसान था, वो भी चाहता था कि इटली एक हो जाए। तो इसीलिए इसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ और अच्छा इंपैक्ट पड़ा। हुआ ये कि 1854 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जा रहा था, क्रीमिया नाम की जगह पे युद्ध हो रहा था। तो इसीलिए उस युद्ध का नाम क्या है? क्रीमिया का युद्ध है। इस युद्ध में था कौन कौन भाई? तो एक साइड में फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड की सेना थी और दूसरे साइड में रूस अकेले था। तो यहाँ पे कॉन्ट काबूर तो चालाक इंसान था, उसने देखा कि ये जो तीनों मिलकर लड़ रहा है ना, ये रूस को हरा देगा। अब विक्टर इमैनुएल के साथ मिलकर के कॉन्ट काबूर अपना भी कुछ सेना तैयार किया था। तो इसने क्या किया? इन तीनों के मदद के लिए अपना सेना भेजा। तो ये तीनों का तो जीतना ही था। अब इसी के साथ विक्टर इमैनुएल भी आ गया, मतलब कि कॉन्ट काबूर ने अपना सेना भेजा था तो वो भी जीते वाले में हो गया। तो हुआ ये कि रूस इसमें सच में हार गया और ये तीनों जीत गया, और साथ ही साथ विक्टर इमैनुएल का सेना भी था उसमें, या तो कह सकते हैं कॉन्ट काबूर का भी सेना था। तो जीतने के बाद एक संधि होती थी, मतलब कि हारने वाले पे तरह तरह के इल्जाम लगाए जाते थे, पैसा वैसा वसूला जाता था, उसका कुछ क्षेत्र पे कब्जा किया जाता था। तो संधि हुआ सच में, उसको कहा जाता है पेरिस शांति सम्मेलन। तो उसमें कॉन्ट काबूर को भी बुलाया गया क्योंकि वो भी जीतने वालों में से था ना भाई। तो इसको ज़्यादा कुछ इज्जत तो नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी ये गया। मतलब चालाक इंसान का यही पहचान होता है कि इज्जत मिले या ना मिले, आप जाओ वहाँ पे, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद इसको कोई क्षेत्र तो नहीं मिला, लेकिन ये वहाँ पे जाके एक बात बोला कि हमारे यहाँ, हमारे इटली पे जो ऑस्ट्रिया का कब्जा है या तो फ्रांस के सहायता से जो पोप अपना कब्जा जमाए हुए है वहाँ पे, वो सब गलत बात है। हमको एक होने का मौका मिलना चाहिए और इटली को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए आप लोगों को। तो लोगों ने कहा बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बस लोगों ने इतना ही कहा और किसी ने इसके लिए कुछ किया नहीं। लेकिन ये उदास नहीं हुआ कॉन्ट काबूर, उसको पता था कि कुछ यहाँ से मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ एक मुद्दा बना के आ गया पूरे यूरोप में कि इटली एक होना चाहता है। लोगों में बात होने लगा कि इटली एक होना चाहता है, ऐसा। ठीक है, उसी टाइम पे उसने कहा था कॉन्ट काबूर ने, क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। ये वाला डायलॉग आप लोग याद रखिएगा। कॉन्ट काबूर ने कहा था कि क्रीमिया का जो युद्ध हुआ था, तो वही बोल रहे हैं कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा, ये कॉन्ट काबूर ने कहा था। तो ये था पहला चरण। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा चरण का। तो जो इटली के एकीकरण का जो दूसरा चरण है ना, वो गैरीबाल्डी के तलवार के नाम चढ़ गया। इसने अपनी तलवार से एकीकरण का दूसरा चरण पूरा किया। हुआ ये कि इसने एक सेना का गठन किया जिसका नाम रखा लाल कुर्ती। लाल कुर्ती पहनते थे ये लोग। तो लाल कुर्ती का गठन, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल भी बनता है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया? तो किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। और इस सेना की मदद से ये हमेशा इधर उधर लड़ाई करते रहता था। जैसा कि मैंने इसे पहले बताया कि पहले ये मेजनी के ये में था, मतलब उसके प्रभाव में था, लेकिन जब बाद में इसको समझ में आया कि मेजनी से कुछ होना नहीं है उसके सोच से, तो भाई ये कॉन्ट काबूर के नेतृत्व में आ गया। तो कॉन्ट काबूर जैसे जैसे इसको बोलता था वैसे वैसे ये करता था। तो कॉन्ट काबूर ने इसको एक ऑर्डर दिया। ऑर्डर में ये कहा कि इटली का जो दक्षिणी भाग है ना, वहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे लोग चाहते हैं कि हम, मतलब हमारे साथ मिल जाए, सार्डिनिया के साथ मिल जाए, तो क्यों ना तुम वहाँ जाओ और जा करके दक्षिणी क्षेत्र पे कब्जा कर लो। तो इसने कहा बहुत अच्छी बात है। ये अपना लाल कुर्ती नाम का जो सेना था उसको पकड़ा और स्थानीय ग्रामीण, जैसा कि मैंने बताया था कि किसान लोग था, उसको लेकर के वहाँ पे युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ करके सिसिली और नेपल्स नाम का जो क्षेत्र था उस पर अधिकार कर लिया। दोनों शहरों पर अधिकार कर लिया और इसके आसपास के जो भी इलाका था सब पर अधिकार कर लिया, सबको मारपीट करके। और वहाँ पे सार्डिनिया के नाम पे, या कह सकते हैं कि विक्टर इमैनुएल के नाम पे राज करने लगा। ये जो इंसान था, ये कौन? गैरीबाल्डी, वो कह रहा था कि अब बस ऑर्डर दीजिए और जाकर के हम पोप वाला हिस्सा भी कब्जा कर लेते हैं।
लेकिन कॉन्ट काबूर चालाक इंसान था, उसने कहा थोड़ा सब्र रखो, ध्यान से समझिए। वो इमैनुएल के नाम था। इमैनुएल कौन भाई? तो सार्डिनिया पिडमोंट का राजा इमैनुएल, इसके नाम चढ़ा। इसने क्या किया, अब इसने जिम्मा संभाला कि भाई हम राजा हैं तो हमारा भी कोई काम बनता है। और ये जो अंतिम चरण पूरा हुआ वो जर्मनी के एकीकरण के साथ पूरा हुआ। जर्मनी भी उसी टाइम पर एक हुआ जिस टाइम पे इटली एक हुआ। हम लोग जब जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। देखिए हुआ क्या, ये जो उत्तरी वाला भाग है ना, इस पे किसका कब्जा था? ऑस्ट्रिया का कब्जा था। अब ऑस्ट्रिया से लड़ने का ताकत इसके पास अभी तक नहीं था, सार्डिनिया के पास। लेकिन हुआ ये कि प्रसा और ऑस्ट्रिया दोनों के बीच में लड़ाई हो गया। ये जो जर्मनी है ना, प्रसा से ही बना है जर्मनी, ठीक है। तो प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई हो गया, सेडोवा का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में प्रसा ने क्या किया, ऑस्ट्रिया को हरा दिया। अब ऑस्ट्रिया हो गया कमजोर। तो जैसे ही कमजोर हो गया तो ये वाला हिस्सा पर अब इसका कब्जा रहेगा। लड़ाई कहाँ हुआ है? लड़ाई हुआ है जर्मनी, यानी कह सकते हो कि प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में। फायदा किसको हो रहा है? इटली को, क्योंकि इटली पर कब्जा था ऑस्ट्रिया का। जैसे ही ऑस्ट्रिया यहाँ कमजोर हुआ, इसने यहाँ आक्रमण किया और आक्रमण करके इसको यहाँ से भगा दिया। अब ये वाला भी इटली किसके क्षेत्र में चला गया? इसके क्षेत्र में। तो ये पूरा कलर हो गया। अब बच कौन रहा था? ये पोप का हिस्सा बीच वाला। ये कैसे एक होगा? तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो प्रसा है उसने फिर से एक बार इटली का मदद किया। ये पोप किसके मदद से यहाँ पे राज कर रहा था? फ्रांस के मदद से कर रहा था। तो हुआ ये कि ये प्रसा बौराते हुए 1870 ईस्वी में फ्रांस पे आक्रमण कर दिया। मतलब प्रसा और फ्रांस का कुछ अलग से मैटर था, इसलिए नहीं कि इटली का मदद करने जा रहा था, उसका खुद का मैटर था। और फ्रांस पे आक्रमण कर दिया। फ्रांस पे जैसे ही आक्रमण किया तो फ्रांस को सेना का जरूरत पड़ा। तो इसने क्या किया, यहाँ जो पोप के सहायता के लिए सेना छोड़ दिया था उसको लेकर के यहाँ लड़ाई में चला गया। अब इस लड़ाई में क्या हुआ हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे पोप कमजोर पड़ गया। बस मौका देखा, सार्डिनिया पिडमोंट का जो राजा था विक्टर इमैनुएल, उसने इस पे भी कब्जा कर लिया। और जैसे ही कब्जा किया पूरा इटली एक हो गया। पोप को छोड़ दिया था एक रूम में कि भाई तुम इस रूम में रह सकते हो, लेकिन पोप ज़्यादा दिनों तक वो बात बर्दाश्त, एक रूम नहीं एक पूरा घर। पोप बोला कि नहीं हमको ऐसे नहीं रहना है। तो फिर रूस के मदद से या तो कह सकते हैं और भी लोगों की मदद से उसको वेटिकन सिटी नाम का एक जगह दे दिया गया और वहीं पे बोला कि यहाँ पे आप अपना चलाइए। तो आज भी कैथोलिक ईसाइयों का जो सबसे बड़ा चर्च है, जो धर्म स्थान है, वो वेटिकन सिटी ही है। और दुनिया का सबसे छोटा देश भी वेटिकन सिटी ही है। मतलब कि इतना छोटा है कि कह नहीं सकता। आप लोग देखना गूगल पे सर्च करके कि पैदल कितना देर में इंसान पार कर जाएगा वेटिकन सिटी को, और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो इस तरीके से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। तो टोटल 3 चरणों में हुआ।